सलोनी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये एक्ट रिपील हो चुका है, यानी कि हमारे देश में इस एक्ट को हटा दिया गया है। इस एक्ट को हटाने के बाद एक नया एक्ट ले आया गया है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब वही लागू है, लेकिन फिर भी ये क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि अभी भी इस एक्ट को अप्लाई किए हुए हैं एज ए सिलेबस, और उसको अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को 100 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, इस पेपर से आता है एलएलबी या बीएलएलबी के थर्ड ईयर में। और क्योंकि बीएलएलबी के थर्ड ईयर में और एलएलबी के फर्स्ट ईयर में, तो ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा, भले ही ये अभी कोई रेलिवेंसी नहीं रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हम लोग अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि ये प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है वो मतलब क्या है। तो ये जो है आपका अंग्रेज़ों के समय में आया था, डेब्ट से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, यानी कि ऐसा इंसान जो पे नहीं कर सकता है अपना जो भी कर्ज है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे समाज को बैलेंस किया जाए, उसके लिए ही लेके आया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट। लेकिन हाँ, इससे भी पहले एक और एक्ट लाया गया था, वो था प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1909। देखा जाए तो पूरा का पूरा जो सेक्शंस है वो एकदम मैच करता है। तो अगर आप एक ये पढ़ ले रहे हैं तो दूसरा वाला भी एक तरीके से आप पढ़ चुके हैं। सेक्शन इधर उधर एक दो हो सकता है, अदरवाइज दी बोथ आर सेम। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जो था वो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो मेन थे, मद्रास, बॉम्बे और इस जगह पे वो प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे उन पे वो बस लागू था। लेकिन समय के साथ देखा गया कि नहीं, इसको पूरे भारत में हर एक स्टेट्स में लाना चाहिए। तो फिर 3 प्रेसिडेंसी टाउन से हटा के इसको प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लाया गया, यानी कि सारे प्रोविंसेस में इसको अप्लाई किया गया। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे ये रिपील्ड हो चुका है, ये दोनों ही एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। और आज हम लोग बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की। लेकिन हाँ, ये हमें अभी आज के टाइम पे अभी करेंटली हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं जिसको पढ़ने के लिए हम लोग मिले हैं। सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी जो है हमारा, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं अपने उधार को, कर्ज को, तो आप क्या कहलाएंगे? इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। ये आप खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या समाज में कोई भी जो आपको पैसा दिया है वो भी आपको डिक्लेयर करा सकता है एज अ इंसॉल्वेंट। और यही डिक्लेरेशन कराने का और आपसे पैसा निकलवाने का, आपसे इन द सेंस जो पर्सन इंसॉल्वेंट है उससे पैसा निकलवाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसी को कहते हैं बैंकरप्सी। ये पूरा प्रोसेस को ही, क्या लीगल प्रोसीजर को ही क्या कहते हैं? बैंकरप्सी। ये बैंक भी आपके आपके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है। इवन जो नॉर्मल डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो भी कर सकते हैं। खुद डेटर यानी जो जिसको जो नहीं पे कर सकता है, वो भी जाके सीधा कोर्ट में ये पिटिशन डाल सकता है कि जज साहब, मैं अब पे करने के लायक नहीं हूँ। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का, कैसे आप ये पूरा का पूरा कोड जो है इसी एक स्लाइड में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये स्लाइड समझने के लिए हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि इजी रहे। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना होगा एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या होता है, यानी कि कब एक इंसान जो है वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो ये तब तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा कि हाँ, वो कर्ज वाला हो चुका है, कर्जदार हो चुका है। लेकिन और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं जो वो अगर कमिट कर लिया, जैसे कि अगर उधारी देने के बाद भाग रहा है, देश छोड़ के भाग रहा है, तो ये भी क्या होगा? एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही, अगर सबसे पहले एक एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी होना चाहिए, उसके बाद डेटर या फिर क्रेडिटर जो है उसको आपको पिटिशन डालना होगा। इफ इट इज नॉट विजिबल देन प्लीज, हम रिपीट कर रहे हैं, आप लिख भी लीजिए,
देन सेकेंड स्टेप क्या होगा कि पिटिशन डालना होगा डेटर या फिर क्रेडिटर को कोर्ट में कि हाँ वो पर्सन जो है वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, या डेटर खुद बोलेगा कि जज साहब हम क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इसके बाद पिटिशन जो है उसका एडमिशन होगा, यानी कि उसको जो कोर्ट है वो जज साहब उसको क्या करेंगे, चढ़ा लेंगे। हाँ अब उसका केस चलना शुरू होगा। या तो एडमिशन होगा या तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं ऐसा तो कुछ मामला ही नहीं बनता। अगर एडमिशन हो गया यानी कि अब वो मान लिया गया है कि वो चीज जो है वो अब उस पर केस चलेगा। नेक्स्ट इज इंटरिम रिसीवर अपॉइंटमेंट। और फिर जैसे ही अब ये कोर्ट देख चुका है कि हाँ ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा सबसे मतलब उसके बाद। और ये इंटरिम रिसीवर क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि क्रेडिटर, ये जो कि डेटर डेटर यानी जो कि कर्जदार है इंसान, उसका प्रॉपर्टी का रखवाली करता है, उसको देखभाल करता है। देन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, केस चलेगा और उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आएगा, यानी कि कोर्ट ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो कर्जदार है और इसको पे करना होगा, और ये एडजुडिकेट हो गया, यानी कि वो बंदा डिक्लेयर्ड हो गया कि उसने ही क्या किया है, उसने ही एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट किया है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो यानी कि वो इंसॉल्वेंट है। तो एडजुडिकेशन हो जाएगा। अब एडजुडिकेशन के बाद तीन चीजें होती हैं, या तो फिर एनलमेंट ऑफ एडजुडिकेशन, यानी कि ये जो एडजुडिकेशन हुआ है वो खारिज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन क्या नहीं होंगे, कैसे होगा, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे स्लाइड्स में। लेकिन जान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद ही एनल कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। या फिर दूसरा कि डिस्चार्ज ऑफ डेटर। डिस्चार्ज ऑफ डेटर का मतलब होता है कि जो भी डेटर है वो अप्लाई कर देगा, जैसे ही ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आया तो क्या होगा, वो अप्लाई कर देगा कि जज साहब हम जो है वो पूरा पैसा पे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हम एप्लीकेबल नहीं है तो आप हमको प्लीज छोड़ दीजिए। और पूरा कंप्लीटली तो नहीं छोड़ा जाएगा बट उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी जेल में अगर है तो उसको हटा दिया जाएगा, या उस पर जो पाबंदी है वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और उसका जो डेप्थ है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्चार्ज में आती हैं। तो ये दूसरा चीज़ हो सकता है। या फिर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन के बाद तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। एक तो इंटरिम रिसीवर होता ही है जो स्टार्टिंग में एक अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर एक लास्ट में भी एक अपॉइंट किया जाता है जिसको कहते हैं नॉर्मल रिसीवर, जो कि मेन काम उसका क्या है कि प्रॉपर्टी जो है डेटर का उसको लेगा और उसको क्या करेगा, बेच देगा। बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको बांट देगा। तो यही बेसिकली जो है वो प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, यानी कि डेटर का पैसा लीजिए, डेटर का प्रॉपर्टी लीजिए और जो भी उसका कर्ज है उसको चुका दीजिए। अब यही रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करेगा, जो भी रिसीवर होगा वही क्या करेगा, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी पहले रियलाइजेशन यानी वही बेचेगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू करेगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे जितने भी डेट्स हैं उसको पूरा करेगा, डेट्स यानी कि कर्ज को पूरा करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। एंड देन लास्ट में अपील। अपील का तो प्रोविजन हर जगह है कि अगर आपको ये सारे प्रोसीडिंग्स नहीं पसंद आए, नहीं सही लगे या आपके फेवर में नहीं है, तो आपके पास चांस है कि 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कीजिए या फिर 90 दिन में जाके हाई कोर्ट में अपील कीजिए। देखा जाए तो आपने बैंक्रप्सी जो है, इंसॉल्वेंसी प्रोविजन इंसॉल्वेंसी एक्ट पढ़ लिया है, यहाँ इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ही रिवीजन करके चले जाएं एग्जाम में, तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, आपका काम हो चुका है। अब धीरे धीरे हम लोग इसी एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा जो एक्ट है उसमें है क्या क्या। तो इस पूरे एक्ट में 7 पार्ट्स हैं, सेक्शन 83 हैं और टोटल शेड्यूल्स 3 हैं, जिसमें से एक शेड्यूल को रिपील कर दिया गया है। सेक्शंस में भी बहुत सारे सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है, जैसे 83 सेक्शन को ही रिपील कर दिया गया है। तो उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को बस इतने सेक्शंस पढ़ने हैं जो मैंने क्लियरली अपने एग्जाम्स के पहले पूरा एनालाइज करके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के निकाला है। और ये जो पॉइंट्स है यही काफ़ी हैं, आप अगर ये पढ़ के चले गए आपका
मार्क्स अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता है। और खासकर बिहार का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बहुत ही ईजी रहता है क्वेश्चन को टैकल करना। तो पावर ऑफ कोर्ट सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है, सेक्शन 6 में दिया गया है। उसके बाद बात करता है क्रेडिटर, क्रेडिटर कब इंसॉल्वेंसी पिटिशन डाल सकता है, डेटर कब इंसॉल्वेंसी पिटिशन डाल सकता है, पिटिशन के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या लिखा हुआ उसमें होना चाहिए। अब इंटरिम प्रोसीडिंग्स क्या होता है, अगर डेटर भाग रहा है तो कुछ प्रोसीडिंग्स चलाना पड़ता है, उसको अरेस्ट करना पड़ता है, तो वही सब उसके इंटरिम प्रोसीडिंग्स हैं। उसके बाद ड्यूटी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके क्या क्या ड्यूटी है, तो उसको सब चीज़ बताना होगा, खुल के सब चीज़ें अपनी डिक्लेयर करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, यानी वही जो आपके खिलाफ जो अब आ चुका है डिक्री, अब वो क्या होता है, फिर इफेक्ट कैसे होगा, पब्लिकेशन कैसे होगा। उसके बाद अनलमेंट देखेंगे कि अगर एडजुडिकेशन आ गया है फिर भी उसको खारिज किया जा सकता है, कोर्ट उसको खारिज कर देती है। और फिर है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि अगर आप जेल में हैं या फिर आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे छोड़ दिया जाए, तो आप ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रिफ्यूज़ हो सकता है या फिर इफेक्ट में भी आ सकता है। पावर ऑफ ड्यूटी ऑफ रिसीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा रिसीवर के बारे में पूछता ही पूछता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका पावर क्या है, रिसीवर का एग्जाम में आएगा ही आएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इंटरिम रिसीवर और नॉर्मल रिसीवर जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट हाँ स्टार्टिंग में वो होता है पॉइंट और ये होता है लास्ट में आफ्टर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। अपील क्या है, कब जाएंगे, ये सब थोड़ा बहुत जान लेंगे। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इंसॉल्वेंसी एक्ट, क्रेडिटर कब अप्लाई करेगा, डेटर कब अप्लाई करेगा, उसके बाद कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, फिर इंसॉल्वेंसी पर्सन के क्या क्या जो उसके ड्यूटीज है वो, और फिर इंटरिम रिसीवर एंड रिसीवर अपॉइंटमेंट एंड देयर पावर एंड ड्यूटी। ये 5 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, तो चुपचाप ये 5 टॉपिक को क्लियर करो और साथ जाके एग्जाम में बैठ जाओ। और अगर राइटिंग स्पीड अच्छा है तो फिर तो बात ही कुछ और है। 4-5 केस लॉज पुराने देख लेने हैं और उसके बाद एग्जाम में बैठ जाना है। तो चलिए फिर बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट की। तो सेक्शन 3 बात करता है इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन का, और पावर ऑफ कोर्ट में वही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाइए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ऑब्वियसली जो कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा उस टाइम पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और कहाँ केस करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट में ही आपको अप्लाई करना है। पावर ऑफ कोर्ट क्या है भाई, तो वो टाइटल और प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकता है, कोई भी मैटर डिसाइड कर सकता है, जस्टिस दे सकता है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ लॉ का बात करेगा, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा क्रेडिटर्स के बीच में, उसका ही डिसीजन बाइंडिंग होगा। और अगर डेटर का सेलिएबल इंटरेस्ट है, अगर वो चाहता है बेचना, तो बिना बाकी इंक्वायरी के वो बेच के अपना काम भी जल्दी से करवा सकता है। जनरल पावर ऑफ कोर्ट्स क्या है, तो सेम पावर एंड प्रोसीजर लाइक सिविल जुरिडिक्शन, वैसे ही सिविल कोर्ट सिविल सूट चलेगा। अब आइए एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या कहता है, कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू थर्ड पर्सन टू पे क्रेडिटर। अगर कोई पर्सन अपना प्रॉपर्टी को बेच रहा है क्योंकि उसको पे करना है, यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू डिफीट और डिले क्रेडिटर, अगर वो क्रेडिटर को नहीं पे पैसा करना चाहता है पे, तो भी ये क्या है, इंसॉल्वेंसी एक्ट है। अगर वो पहले से ही इंसॉल्वेंट है और वो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी का, तो भी ये इंसॉल्वेंसी है, क्योंकि तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारा काम था क्रेडिटर को पे करना बट तुम नहीं कर रहे हो। रिमेन आउट ऑफ प्रोविंसेस, भागा रहता है, नहीं कम्युनिकेशन करता है, तो वो भी क्या है, इंसॉल्वेंसी है। प्रॉपर्टी सोल्ड बाय कोर्ट डिग्री, अगर आपका प्रॉपर्टी बिक चुका है कोर्ट के वजह से, तो ये भी क्या है, एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंटी। तो सही बात है ना कि इंसॉल्वेंसी के बाद ही ये चीज़ होगा। उसके बाद पिटिशन टू बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट, आपको अगर पिटिशन डाल दिया गया है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए या फिर पेमेंट करने के लिए, आपको नोटिस आ चुका है, और उसके बाद आपको अगर इम्प्रिजन कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट, तो इन चीज़ों में आप क्या है, आपने क्या कर दिया, मतलब जो पार्टी है उसने क्या कर दिया, एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट कर दिया है।
क्रेडिटर ऑब्टेन डिक्री अगेंस्ट हिम, अगर क्रेडिटर ने आपके खिलाफ या पर्सन के खिलाफ अगर डिक्री यानी कि जो लास्ट में जो आता है रूल कि ये अब होना चाहिए, जो कोर्ट डिसाइड करती है उसको डिक्री कहते हैं। तो जो भी डिक्री होता है वो हमेशा क्रेडिटर के फेवर में ही होता है। तो क्रेडिटर जो है वो क्या कर सकता है, उसको नोटिस के थ्रू बोल सकता है कि तुमको भाई बोला गया है कोर्ट से तुम पे करो। अगर फिर भी पे नहीं करता है तो ये भी क्या है, एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी है अगेन। अगर वो रिप्लाई करता है, अगर जो भी नोटिस मिला है डेटर को और वो उसके लिए रिप्लाई करता है कि हाँ हम पे करेंगे, और या हम जो भी है रिप्लाई वो करता है कोर्ट में ही सीधा, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कंडीशन। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि कंडीशन कौन कौन से हैं जिसमें कि क्रेडिटर कर सकता है पिटिशन। तो अगर 500 रुपये से अगर ज़्यादा अमाउंट है, मतलब लगभग 500 रुपये का अगर डेप्ट है तो फिर वहाँ पे कर सकता है क्रेडिटर। डेप्ट अगर वो लिक्विडेटेड सम यानी कि तौला हुआ, लिक्विडेटेड सम का मतलब होता है कि नापा हुआ है, अमाउंट पता है, तो उसको लिक्विडेटेड सम कहते हैं। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी हैज अकर्ड 3 months बिफोर द पिटिशन, पिटिशन के पहले एक्ट हुआ है इंसॉल्वेंसी का, नहीं दिया है पैसा, तो कर सकता है क्रेडिटर, और सिक्योर्ड कर सकता है क्रेडिट पिटिशन और अपना पैसा ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई भी क्रेडिटर है जिसके पास कोई भी गिरवी चीज़ रखा हुआ है और वो उसने डेप्ट दिया था, पैसा दिया था, कर्ज दिया था, तो उसके बाद वो अपना जो भी सिक्योरिटी है वो उसको तोड़ सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अगर वो पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा है तो। और वो पैसा अगर फिर भी बचा हुआ है उसको यूज़ करने के बाद, सिक्योरिटी को यूज़ करने के बाद भी, जैसे हम लोग कैसे गहना जेवर दे देते हैं और पैसा ले लेते हैं, तो वही जेवर वो बेच लेगा, लेकिन जेवर बेचने के बाद भी उसका पैसा बचा हुआ है तो क्या होगा, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, पिटिशन डाल सकता है। देन कंडीशन ऑन विच डेटर में पिटिशन, तो वही डेटर जो है वो अपना अगर नहीं पे कर पा रहा है, 500 रुपये से ज़्यादा का अगर डेप्ट है, अरेस्ट हो चुका है, इम्प्रिजन में है, डिक्री, वो अरेस्ट होके भी वो ये पिटिशन डाल सकता है। डिक्री अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी, अगर उसके प्रॉपर्टी के खिलाफ डिक्री आ गया है, या ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो एनल हो चुका है, तो फिर डेटर जो है वो नॉट इंटाइटल टू इंसॉल्वेंसी पिटिशन। अगर आपका खारिजी कर दिया गया है कि नहीं आप तो इंसॉल्वेंट नहीं, आपके पास तो प्रॉपर पैसा है, आप तो एबल हैं, तो फिर वहाँ पे आप नहीं पिटिशन डाल सकते हैं कि मैं तो बैंक करप्ट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, विदाउट लीव ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है कर सकता है तो फिर आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास, आपको अगर खारिज कर दिया गया आपके पिटिशन को, तो मतलब आप नहीं कर सकते इंसॉल्वेंसी पिटिशन फिर से फाइल, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कर सकते हैं। इफ डेटर प्रिवेंटेड बाय प्रेजेंट, लेकिन वो कब, अगर आपको रोक रहा था कोई, प्रिवेंट कर रहा था प्रेजेंट करने से पिटिशन, या फिर कोई भी और बात है, कोई भी चीज़ है जो कि गलत है, पहले वाले पिटिशन में नहीं था, अब नया पिटिशन आप डालना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट की मर्जी से ही आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक्सेप्टेड हो पाएंगे। तो डेटर का पिटिशन जो है वो इन सब ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्शंस को कवर करेंगे।